आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 7। इसके 6 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे पढ़ने से पहले बेहतर होगा कि आप वो 6 वीडियो देख लें। एंड फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इस सिचुएशन में आपके लिए ये क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए और एकाग्रता के साथ पढ़िए और पूरा विश्वास के साथ पढ़िए कि इन 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर्स जो जीके के मैं पढ़ा रही हूँ, इन सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 2 है, दूसरा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन किन नदी की घाटियों में हुआ थी। सो दजला और फरात नदी की घाटियों में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है। सो आर्यों का मुख्य निवास स्थान अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में माना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। और हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था। सो हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम अमीन था। और हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में ईसाई धर्म सर्वप्रथम कब फैला। सो भारत में ईसाई धर्म सर्वप्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी में फैला था। और हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि बिंबिसार किस वंश का था। सो बिंबिसार हर्यक वंश का था। और हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण करना चाहता था। सो सिकंदर भारत पर विश्व विजेता बनने के लिए आक्रमण करना चाहता था। और हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। सो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। और हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि खारवीय शासनकाल की जानकारी हमें किससे मिलती है। सो खारवीय शासनकाल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा नामक गुफा शिलालेख से मिलती है। और हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि कुषाण कौन थे चीनी के पश्चिमोत्तर। सो कुषाण कौन थे। तो कुषाण चीनी के पश्चिमोत्तर गोवी प्रदेश के निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर गोवी प्रदेश में विकास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। और हमारा प्रश्न संख्या 13 है कि 4वीं शताब्दी में मगध देश में किस नए वंश के शासनकाल का उदय हुआ था। सो 4वीं शताब्दी में मगध देश में गुप्त वंश शासनकाल का उदय हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 14 है कि थानेश्वर राज्य की स्थापना किसने की थी। सो थानेश्वर राज्य की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 15 है कि हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किन किन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ। सो हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने हेतु पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ। और हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 17 है कि आपातकालीन संकट की उद्घोषणा कौन कर सकता है। सो आपातकालीन संकट की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 18 है कि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने दिनों तक ग्रहण कर सकता है। सो भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद अधिकतम 180 दिनों तक यानी लगभग 6 महीने तक उसका पद ग्रहण कर सकता है।
और हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। सो संसद की सार्वजनिक लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। सो मंत्रिपरिषद में 60 सदस्य हो सकते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। सो लोकसभा के प्रति। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। सो व्यक्तिगत रूप से कोई भी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। सो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि विधायिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं। सो विधायिका शक्तियाँ संसद में निहित हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी। सो पहली लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। सो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि संसद की वह कौन सी समिति है जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। सो लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि केंद्र राज्य संबंध का निर्धारण कौन करता है। सो केंद्र राज्य संबंध का निर्धारण वित्त आयोग करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि शून्यकाल क्या होता है। सो सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल के रूप में रखा जाता है। इस समय में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं तथा इस समय में बिना पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर विचार आवश्यक समझा जाए। और हमारा प्रश्न संख्या 32वां है कि 14वां संशोधन का उल्लेख करें। सो पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर थे तथा इसमें विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। पांडिचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य क्षेत्रों में विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 33 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से आप क्या समझते हैं। सो वर्ष 1990 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के कार्य हैं संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को अन्य प्रदत्त कानूनी सुरक्षोपायों की जांच करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों के बारे में सरकार को सिफारिशें करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक तथा अन्य कानूनों में के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करना। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था टीए क्या है। सो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था टीए प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि गृह रक्षा वाहिनी होम गार्ड्स क्या है। सो गृह रक्षा वाहिनी होम गार्ड्स, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना है, हवाई हमले के दौरान सहायता करना, आग तथा बीमारी के दौरान हर प्रकार की सहायता करना होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 36वां है कि भारतीय पराक्रम पुरस्कार अशोक चक्र क्या है। सो यह पदक जल, थल
और नभ में साहस, पराक्रम या आत्मबलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि नेहरू साक्षरता पुरस्कार क्या है। सुप्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि ऑस्कर पुरस्कार क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा वर्ष 1929 से प्रारंभ यह पुरस्कार मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों की विविध विधाओं हेतु प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि हंगरी देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है। हंगरी देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ बैनर है। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जिन्हें मृत्यु के पश्चात यह सम्मान प्राप्त हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्होंने चिदम्बरा नामक साहित्य लिखा था, जो कि हिंदी भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि 1972 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। 1972 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति पंकज मलिक थे, जो कि अभिनेता तथा गायक तथा निर्देशक थे। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि 1962 में मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन थी। मदर टेरेसा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझ की क्षेत्र में 1962 में मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि वायलिन वाद्य के वादक कौन थे। वायलिन वाद्य के वादक विसिजो द्वारम, वेंकटा स्वामी नाडू, लालकुट्टी जयरामन, एल सुब्रहाण्यम, गोविंद स्वामी पिल्ले, MS गोपाल कृष्णन थे तथा TN कृष्ण, श्रीमती N राजम भी थे। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि समग्र आवास योजना क्या है। सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु 2000 से 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 12 लाख अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण इंदिरा आवास योजना के तहत चलाने का लक्ष्य था। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1961 ईस्वी से 31 मार्च 1966 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मशीन निर्माण क्षमता विकसित करना, राष्ट्रीय आय में 5% प्रति वर्ष वृद्धि तथा इसमें 8,577 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि बजट क्या है। यह सरकार के एक वर्ष का अनुमानित आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है तथा सरकार के भावी क्रियाकलापों की दिशा प्रतिबिंबित करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि लाल त्रिकोण का चिन्ह प्रतीक है। लाल त्रिकोण का चिन्ह प्रतीक है परिवार कल्याण के प्रतीक। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल है, जो कि आगरा में है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि जोकी की कसनी अति आवश्यक होता है क्योंकि जोकी में कसनी अति आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि धारा संपूर्ण रूप से प्रवाहित हो सके। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि मीटर ब्रिज केवल समान प्रतिरोध का मान होता है क्यों। क्योंकि ये ज़्यादा और कम दोनों अवस्था में असंवेदनशील होते हैं, इसलिए मीटर ब्रिज केवल समान प्रतिरोध का मान ही होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि किसी भी कुंडली की प्रतिरोध कैसे मापने जाती है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध मीटर ब्रिज के द्वारा मापनी जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि कोलाइडल घोल तथा शुद्ध घोल में क्या अंतर होता है।
कोलाइडल घोल तथा शुद्ध घोल में कोलाइडल घोल विषांगी होते हैं जबकि शुद्ध घोल नहीं। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि द्रव को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सो द्रव को 2 भागों में बांटा जा सकता है, समांगी और विषमांगी। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि एक संघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं। सो एक संघी पुंकेसर उड़हल के फूल में पाए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि क्या द्विसंघी में परागकोश अलग अलग होते हैं। सो हाँ, द्विसंघी में परागकोश अलग अलग होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। सो समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि भारत में विवाह एवं परिवार किसने लिखी थी। सो भारत में विवाह एवं परिवार KM कपाड़िया ने लिखी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि शहरीकरण का लक्ष्य है। सो शहरीकरण का लक्ष्य है व्यापार में विश्वास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास और ग्रामीण से शहरी प्रवासन। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि किसे शारदा एक्ट कहा जाता है। सो बाल विवाह एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि अल्पसंख्यक एक है। सो अल्पसंख्यक एक गणितीय संकल्पना है। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि कौन एक वर्ग नहीं है। सो ब्राह्मण एक वर्ग नहीं है। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि पंचायती राज संस्थाओं में कौन निम्नतम इकाई है। सो पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी एक निम्नतम इकाई है। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सो सोसाइटी नामक की पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। सो नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि किस वर्ष में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सो 1969 ईस्वी में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। सो निवेश के निर्धारक घटक पूंजी की सीमांत क्षमता तथा ब्याज दर है। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक K क्या होगा। सो अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक K 2 होगा। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है। सो किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन के रूप में पुकारा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। सो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को शामिल किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि अप्रत्यक्ष कर कौन है। सो अप्रत्यक्ष कर उत्पाद शुल्क है। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या है। सो ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वह है राजस्व व्यय। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत का संबंध था। सो व्यक्तित्व के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारतें हैं। सो विक्टोरिया टर्मिनस इंडो सारासेनिक शैली की इमारत है। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। सो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। सो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। सो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। सो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। सो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है।
और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। सो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। सो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। सो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। सो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी उपयोग को निर्धारित किया है। सो योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी उपयोग को निर्धारित किया है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। सो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। सो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि बिहार विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बिहार विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। सो जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय राज्य का अपना संविधान है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। सो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं। सो दो चरों की बारंबारता वितरण को द्विचर वितरण के नाम से जानते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी आबादी रहती है। तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 17% आबादी रहती है। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि वैश्वीकरण का संबंध है। सो वैश्वीकरण का संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया। सो स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर दादा भाई नौरोजी ने विचार किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जिसमें अस्तित्व होता है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि कोई उपभोक्ता निर्देशांक किस परिवर्तन से मापता है। सो कोई उपभोक्ता निर्देशांक खुदरा कीमत से मापता है। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। सो कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है विक्रय अधिशेष तथा विपणित अधिशेष कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि जोतों के उप विभाजन एवं अपखंडन को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे कहते हैं। सो जोतों के उप विभाजन एवं अपखंडन को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे चकबंदी कहते हैं।